सिर्फ डीडी न्यूज पर। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मनस जागृत और सुषुप्ति दोनों ही अवस्थाओं में अत्यंत शक्तिशाली और दूर तक जाने वाला होता है। वस्तुतः मनस ही सभी ज्ञान और कर्मों का स्रोत है और इसीलिए यह कामना की जाती है कि यह श्रेष्ठ और कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। इसी सच्चिंतन के साथ प्रभात की वेला में आप सभी का स्वागत एवं यथा योग्य वंदन। भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित सुप्रभातम कार्यक्रम में मैं हूं आपके समक्ष उपस्थित गवीश द्विवेदी। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आइए जान लेते हैं अपने पहले प्रभाग के माध्यम से आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र को आज के पंचांग के द्वारा। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बृहस्पतिवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग की प्रस्तुति के बाद अब समय है सुप्रभातम के द्वितीय प्रभाग सुभाषित का। चलिए आपको सुनाते हैं आज का सुमधुर सुभाषित। बुद्धिः प्रभावस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च व्यवसायश्च यस्यास्ति तस्य वृत्तिभयं कुतः। बुद्धि, शौर्य, संतुलन, शक्ति, उत्साह तथा कार्य तत्परता जैसे गुणों से युक्त मनुष्य को भला धनोपार्जन अथवा आजीविका के अभाव का कैसा भय। अर्थात ऐसा मनुष्य बुद्धि आदि गुणों से सदैव ही धनोपार्जन में पूर्णतः सक्षम होता है। One who has brain, chivalry, poise, power, enthusiasm and willingness to work should never worry about earning a living. हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में मांझी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है कांगड़ा किला। यह किला भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अमूल्य स्मारक है, एक धरोहर है। आइए इसके विषय में विस्तार से जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। कांगड़ा किला, जिसे प्राचीन काल में नगरकोट या सुशर्मापुरा के नाम से भी जाना जाता था, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में मांझी और बाणगंगा नदियों के संगम के पास स्थित है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये किला केवल एक सैन्य संरचना नहीं, बल्कि वीरों की गाथाओं, प्राचीन राजवंशों के ज्ञान और अटूट सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। कांगड़ा किला का इतिहास सदियों पुराना है, जो इसे भारत के सबसे पुराने किलों में से एक बनाता है और इसका संबंध भारतीय पौराणिक ग्रंथों से भी जुड़ा हुआ है। इस किले का निर्माण कांगड़ा के शाही परिवार कटोच वंश ने करवाया था। कटोच शासक स्वयं को प्राचीन त्रिगर्त साम्राज्य का वंशज मानते थे, जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों जैसे मार्कंडेय पुराण में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार कटोच वंश के एक राजा सुशर्मा चंद्र ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। माना जाता है कि उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था। ये संबंध इस क्षेत्र को प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान से जोड़ता है। इस किले का उल्लेख ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी शासक सिकंदर महान के युद्ध संबंधी रिकॉर्ड्स में भी मिलता है,
जो इसकी असाधारण प्राचीनता को सिद्ध करता है। ये किला धौलाधार पर्वत श्रृंखला के ऊपरी हिस्से पर स्थित है और बाणगंगा तथा मांझी नदियों से घिरा हुआ है। इसकी प्राकृतिक सुरक्षा और कांगड़ा घाटी को नियंत्रित करने वाली रणनीति स्थिति प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान की समझ को दर्शाती है। किले के भीतर प्राचीन मंदिरों जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर और अंबिका देवी मंदिर के अवशेष मौजूद हैं, जो उस काल की धार्मिक सहिष्णुता और स्थापत्य कौशल को दर्शाते हैं। दरवाजों पर गंगा और यमुना नदियों की मूर्तियां मिली हैं, जो सांस्कृतिक प्रतीकवाद को मजबूत करती हैं। ये किला हिमाचल की वीरता और संघर्ष की गाथाओं का गवाह रहा है, जिसने इसे शौर्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में कांगड़ा किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित है, जो इसे एक अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर और भारतीय इतिहास के ज्ञान का केंद्र बनाए रखता है। कांगड़ा किला भारतीय ज्ञान परंपरा में एक ऐसा स्मारक है जो पौराणिक कथाओं, सैन्य बुद्धिमत्ता और अटूट सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण है। लता वशिष्ठ के साथ चनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब कार्यक्रम में समय है स्वास्थ्य प्रभाग का। प्रदूषित वातावरण हृदय के लिए खतरा बढ़ा देता है। ऐसे में उन लोगों में जटिलताएं अधिक हो जाती हैं जो पहले से ही अन्य किसी रोग से ग्रस्त होते हैं। बचाव के लिए क्या सावधानी रखी जाए, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। जैसे जैसे तापमान कम होता है और सर्दी बढ़ती है, हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में वायु प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरे और जटिलताएं बढ़ा सकता है। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। प्रदूषित वातावरण में रहने से हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोग और ऐसे लोग जो पहले से ही बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। पोल्यूशन की वजह से कई बीमारियां होती हैं। आँख में इरिटेशन, ब्रेन में समझना कम, ड्राउजीनेस जिसे कहते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लंग्स में तो आपको पता ही है कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनियाज, सब चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, सब बीमारियों की मात्रा बढ़ जाती है। जिनके लंग्स वीक हैं उनको तो और ये परेशानी इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हो जाती है। हार्ट पेशेंट्स वो डिटोरेट कर जाते हैं, हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हर तरीके से ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे लंग्स के थ्रू धमनियों में घुस के कई तरह की हानिकारक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अधिक सर्दी में सुबह सुबह सैर के लिए बाहर जाना हानिकारक साबित हो सकता है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि समस्या के लक्षण हो तो उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्लियर एडवाइस यही है कि एक्सरसाइज घर के अंदर करें, बाहर में एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ये पोल्यूशन आप ज़्यादा ब्रीथ करेंगे। फास्ट वॉकिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाना कम से कम रखें। घर ही में सब तरह की कोशिश करें कि सब कुछ करें। अगर बाहर जाना भी पड़े तो ये टाइम है N95 मास्क लगाने का। एल्डरली फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है, उनको वैक्सीनेशन दिलवाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से वायरल इन्फेक्शंस और निमोनिया से हम बच सकते हैं। इसी तरह घर की जब अंदर रहते हैं तो विंडोज़ को बंद रखें कि ये पोल्यूशन घर के अंदर ना आए। अगर हवा चलती है तो फिर विंडोज़ खोल सकते हैं कि पोल्यूशन निकले। और एयर प्यूरिफायर्स वाकई हेल्प करते हैं। सर्दियों में हृदय रोगी विशेष सावधानी रखें और सभी लोगों को अपने हृदय का ख्याल रखना चाहिए, जिससे हृदय स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सर्दी के मौसम में यदि वायु प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो सावधानी अवश्य रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी क्रम में सुप्रभातम में बात योग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। विराम के अनंतर पुनः आप सभी का स्वागत सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की, करने की। आइए जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिन्हें अपनाने से सर्दी जुकाम की समस्या में आराम मिलता है। आज हम ऐसे 2 आसनों का अभ्यास करेंगे जिससे हमारे ग्रॉइन और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान होती है। पहला आसन है मलासन। इसके लिए हम दोनों पैरों को, पंजों को बाहर की ओर रखकर ऐसे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को नमस्ते करेंगे। दोनों कोहनियों से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ धकाने का प्रयास करेंगे और कुछ देर इस आसन में बैठेंगे, फिर धीरे से बाहर आ जाएंगे। दूसरे आसन का नाम है सेतु बंधासन। उसके लिए हम अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे, करवट लेंगे अपने एक साइड और धीरे से अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में कमर के बराबर की दूरी, हाथों को नीचे मैट पर रख देंगे। सांस लेते हुए धीरे से अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी योग गुरु हंसा माँ जी को। नमस्कार। हम लंबे समय आजकल बैठे रहते हैं तो ये पेल्विक रीजन में हमेशा दबाव रहता है और उसके लिए हमको एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी हो जाती है। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एक साथ मत करें, नहीं तो वहाँ फिर से टाइटनेस आ जाता है। इसलिए धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाना ज़्यादा अच्छी बात है। पीछे नहीं पड़ जाना हाथ धो के, वो सही रहेगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा करना। दूसरा, मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ाइए और मैग्नीशियम बढ़ाने का सबसे अच्छा सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो गैशियस है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ें ज़रा कम खाएं क्योंकि उससे गैसेस भरती है और पेल्विक में स्लगिशनेस आ जाती है। और फिर दूसरी चीज़ें हैं कि गर्म पानी बीच बीच में पीते रहना, हाइड्रेट रहना अच्छी बात है। और अच्छी नींद लेना, क्योंकि जब आप लेटते हो तो हमारी पूरी स्पाइन रिलैक्स रहती है और अच्छी नींद सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। तो बीच बीच में थोड़ा उठ के चलना, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो बस कोशिश करते रहें। हमारे मुख मसल्स का ध्यान तो रेगुलर रखना ही चाहिए। नमस्कार। तो आसनों का अभ्यास एवं उनके बारे में जानने के अनंतर अब समय आयुर्विज्ञान प्रभाग का। इस प्रभाग में आज हम कृष्ण और शुक्ल तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। कई रोगों के उपशमन के साथ ही त्वचा की समस्याओं या अन्य संक्रमणों के उपचार में भी तुलसी सहायक होती है। दो तरह की तुलसी है, शुक्ला कृष्णा। पर आचार्य कहते हैं शुक्ला कृष्णा तो तुलसी गुणी स्तुल्या प्रकीर्तिता। लेकिन जो उसकी औषधि गुण है वो दोनों के एक से ही हैं।
और सबसे बड़ी बात जो है तुलसी की वो ये है कि तुलसी एंटी कैंसरस भी है और फीवर को भी ठीक करती है, इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करती है। आपके शरीर में कहीं पर भी यदि इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो तुलसी का सेवन काली मिर्च और शहद के संग में रामबाण का काम करता है। तुलसी को आचार्यों ने कई नामों से बुलाया है। तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी अपेता राक्षसी गौरी भूत अग्नि देव दुंदुभी। तुलसी को सुरसा भी कहते हैं, सुरों की माँ है ये, और इसको ग्राम्या, ये हर जगह गांव में आ जाती है, पैदा हो जाती है, सुलभा आसानी से मिलती है, बहुत मंजरी होती है, अपेत राक्षसा, ये शरीर में यदि कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाए उसको निकाल देती है, इसीलिए घर के बाहर भूत अग्नि है ये, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इसको हटाती है। इसीलिए घर में तुलसी का पौधा जरूर रखिए। तुलसी का पौधा यदि सूख रहा है इसका मतलब घर में एनर्जी ठीक नहीं है, ये एक मार्कर है। देवदुंदुभी है, ये जहां रहती है वहां पर देव अवश्य आते हैं। जय जय श्री राधे। सत्यमेव जयते इस प्रसिद्ध संस्कृत वचन और इसके अर्थ से प्रायः सभी परिचित होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सत्यमेव जयते कहना अधिक ठीक है या सत्यमेव जयति का प्रयोग करना? जी हाँ, हमारे इसी संदेह को दूर करने को तैयार हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमो नमः संस्कृतानुरागिभ्यः समेषां स्वागतं संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायाम्। अहम् अस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं द्वारा अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता के क्रम को, पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहा करते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है जयति, जिसे हम साधारणतः जयते इस रूप में अधिक लिखा पाते हैं, और इसी रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के जयते शब्द से परिचित नहीं होते, या हम कहें जयति इस शब्द से भी जो परिचित नहीं होते, वे जयते यह प्रचलित रूप भी जयति के स्थान पर बोल जाया करते हैं। देखिए, संस्कृत के साधारण रूप से दो स्वरूप हैं जिसे हम और आप इन दिनों संस्कृत पाठशाला के माध्यम से सीख रहे हैं। वह लौकिक या सांप्रतिक संस्कृत है, जबकि लौकिक या सांप्रतिक संस्कृत से भी पहले वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ करता था। अब वैदिक संस्कृत से लोग सर्वथा अपरिचित हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। बस व्यवहार की भाषा अब वैदिक संस्कृत स्वरूप नहीं अपितु लौकिक, सांप्रतिक या आधुनिक संस्कृत है, यह अवश्य कह सकते हैं। इस लौकिक या आधुनिक संस्कृत का व्याकरण वैदिक व्याकरण से बस थोड़ी ही भिन्नता रखता है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यह सब जानकर अब लौटते हैं पुनः जयति और जयते के प्रयोग के प्रश्न पर। देखिए, हम सभी ने सत्यमेव जयते इस प्रसिद्ध वचन को पढ़ा और सुना ही है, पर यहाँ प्रश्न यह है कि जयते का प्रयोग शुद्ध है या जयति का, जिसका उत्तर यही है कि जयते यह क्रिया रूप या धातुपद वैदिक साहित्य में प्रयुक्त है और वैदिक व्याकरण सम्मत है, अतः सत्यमेव जयते इस दृष्टि से सर्वथा शुद्ध ही है। पर लौकिक संस्कृत साहित्य या आधुनिक संस्कृत व्याकरण के निकष पर या कसौटी पर जयते इस पद को रखें तो यह अवश्य ही अशुद्ध कहा जाएगा। कहने का अर्थ यह कि यदि सत्यमेव जयते वैदिक उद्धरण न होता और तब हम ऐसा अर्थात जयते के साथ प्रयोग करते, तब यह सर्वथा अशुद्ध प्रयोग की श्रेणी में चला जाता। कुल मिलाकर तथ्य यह कि वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त और वहां से उद्धृत सत्यमेव जयते को साधारण रूप से अशुद्ध नहीं कहा जा सकता। पर यदि हम इस वैदिक उद्धरण से जयते का सर्वदा अनुकरण करने लग जाएं, या लौकिक या आधुनिक संस्कृत में भी जयते का प्रयोग करने लग जाएं, तब अवश्य ही जयते इस पद को हमें अशुद्ध कहना होगा। अर्थात हमें कहना हो श्रमः जयति या श्रमः एव जयति, अर्थात श्रम ही जीतता है। पर हम कह जाएं श्रमः जयते या श्रमः एव जयते, तब अवश्य हम अशुद्ध प्रयोक्ता बन जाएंगे। इस बात का हम संस्कृत अनुरागियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए।
और हाँ, यहाँ एक बात और भी, श्रम एव जयते के स्थान पर यदि हम श्रमैव जयते या फिर श्रमैव जयति हम जो यदि लिख जाएं और उसका धड़ल्ले से व्यवहार भी करने लग जाएं तो यह पूरी तरह से अशुद्ध कहा जाएगा। यह भी भारतीय संस्कृति और संस्कृत के अनुरागियों को आत्मसात कर लेना चाहिए। तो समग्रता से कहें तो सत्यमेव जयते है वैदिक प्रयोग, अतः यह है सर्वथा शुद्ध। पर लौकिक संस्कृत में या साधारण वाक्य जब हम अब बनाएंगे तो सत्यमेव जयति यह स्वरूप ही शुद्ध होगा। इसी तरह श्रमः जयति या श्रमः एव जयति ही है शुद्ध प्रयोग, न कि श्रमः जयते या श्रमैव जयते आदि आदि। तो सत्यमेव जयते और श्रमः एव जयति जैसे प्रयोगों के माध्यम से आज आप वैदिक और लौकिक संस्कृत से भी परिचित हुए। तो इसी तरह संस्कृतम ज्ञानम स्वकम एवमेव सर्वतः संवर्धयन्तु भवन्तः इति कामयमानः साम्प्रतं भवदीयाम् अनुमतिमिहे पुनर्दर्शनाय। नमोस्तु। संस्कृत पाठशाला के समानांतर अब कार्यक्रम में समय एक सकारात्मक समाचार का। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमाशंकर जैसे आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पताल तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में शारीरिक दिव्यांग मरीज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी सामान्य बीमारियों का इलाज भी बड़ी मुश्किल से करा पाते हैं। लेकिन पिछले 2-2.5 वर्षों में IGF इंडिया के मोबाइल क्लिनिक के कारण इन्हें समय पर इलाज और दवाइयां मिल रही हैं। आइए देखते हैं इसी से जुड़ा यह सकारात्मक एवं प्रेरक समाचार। पुणे जिले के आंबेगांव, जुन्नर और खेड़ तहसील आदिवासी और दुर्गम इलाके हैं। यहाँ भारी बारिश होती है और लोगों को जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इस इलाके के कुछ स्थानों पर ही सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इसी कठिनाई को देखते हुए गुरु फाउंडेशन IGF इंडिया ने केनवर ऑन व्हील्स यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की। इस मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही डॉक्टर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की भी जांच करते हैं। ये मोबाइल क्लिनिक NGO और राज्य सरकार की साझेदारी से चलाया जाता है और अब ये सरकारी अस्पतालों का एक प्रभावी विकल्प बन चुका है। 2023 से शुरू हुए इस अभियान का विस्तार पुणे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नासिक जिले के इगतपुरी, सिन्नर और नासिक शहर तक किया गया है। अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा मरीज इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। इन मोबाइल यूनिट्स में ग्लूकोमीटर, HB मीटर, आंखों की जांच और खून की जांच के लिए पोर्टेबल डिवाइस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ही इस पहल का उद्देश्य है। 2-2.5 साल हो गए गाड़ी आती है, वो मैं 2 बरस से गोलियां ली थी, बहुत मेरे को आराम पड़ता है। सबको BP, शुगर, डोले के कोई रहता है तो वही भी ये लोग मदद करते हैं। वो प्राइवेट दवाखाना में मैं कभी नहीं गई। मेडिसिन है तथा महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड है और एक लेडीज डॉक्टर है जो हमें सब बता रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसी तैयारी करनी चाहिए, बच्चे को कैसे रखना चाहिए, ये सब हमको वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी पहाड़ों के इलाकों में वर्तमान में 11 क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। हर यूनिट में एक MBBS डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक ड्राइवर होता है। इन मोबाइल क्लिनिक में हफ्ते में एक बार बहुत ही कम खर्च पर जांच, डॉक्टर की सलाह और जरूरत पड़ने पर रेफरल सेवाएं मिलती हैं। दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही हर क्लिनिक का दिन और स्थान पहले से तय होता है ताकि ग्रामीणों को पता रहे कि अगली बार मोबाइल क्लिनिक कब आने वाला है। IGF की शुरुआत 2014 में हुई है और जिसका मुख्य हेतु ये था कि जो गरीब है, गर्जू है, जो वंचित है, जो अपनी खुद की हेल्थ सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, उनके लिए उनके कम्युनिटी में जाके उनको फ्री हेल्थ चेकअप करवाना, ये IGF का मेन उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने केयर ऑन व्हील नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो महाराष्ट्र में 10 केयर ऑन व्हील्स है और ये हर एक केयर ऑन व्हील्स में हमारे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होती है, मोबिलाइजर होते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को न सिर्फ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, बल्कि कई लोगों की आंखों के ऑपरेशन और कैंसर की जांच भी की जाती है।
अब तक 2700 मरीजों की निःशुल्क आंखों की सर्जरी धर्मार्थ संस्थानों की मदद से कराई जा चुकी है। इसके अलावा कुछ जरूरी ऑपरेशन भी आईजीएफ की मदद से सरकारी अस्पतालों में कराए जाते हैं। इस विशेष अभियान में कोटक कंपनी ने भी सहयोग किया है, जिनकी मदद से ये मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र के पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कार्यक्रम में वृत्त प्रस्तुति श्रृंखला में आज इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। साथ ही शीतलता की ओर बढ़ने वाले इस मौसम संक्रमण में स्वयं को संरक्षित करते हुए अपनी सांसारिक यात्रा का संसरण करते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें डीडी न्यूज़। नमस्कार।